हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मानव तंत्र, इसको पढ़ने वाले हैं। मानव तंत्र के बारे में वैसे तो आप जानते हो, हमारा पूरा जो मानव शरीर होता है, इस मानव शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये इतने सारे अंतःस्रावी तंत्र होता है, इतने सारे तंत्र पाए जाते हैं। इन सभी तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है और हमारे शरीर की समस्त जो प्रक्रियाएं होती हैं इन तंत्रों के द्वारा ही संचालित होती हैं। अतः हमें हमारे शरीर की संरचना को समझने के लिए इन विभिन्न प्रकार के तंत्रों को समझना अति आवश्यक होता है। तो हम बच्चों आपको इस चैप्टर में अलग अलग तंत्रों को एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार का एक तंत्र मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, परिसंचरण तंत्र। हमारे आज के टॉपिक का नाम है, हमारा आज का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम। इस परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख घटक होता है वो प्रमुख घटक है रक्त। हमारे शरीर में रक्त जो होता है ये परिसंचरण तंत्र का प्रमुख घटक होता है। परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? एक परिसंचरण का अर्थ का मतलब होता है कि किसी भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया। जैसे परिवहन होता है ना, ठीक परिवहन की तरह ही हम समझ सकते हैं कि परिसंचरण क्या होता है। जैसे परिवहन में बहुत सारे जो भी ट्रांसपोर्टर होते हैं, साधन होते हैं जिनके द्वारा माल ढुलाई की जाती है, तो वो परिवहन का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो एसेंशियल सब्सटेंस है, जो जरूरी पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे शरीर में परिवहन करने का काम कौन करेगा? उसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। तो समझ में आ गया होगा परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? शरीर के अंदर परिवहन करने वाला तंत्र, यानी कि आवश्यक पोषक पदार्थों को। अब हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा माल तो ढुलाई होता नहीं है। हमारे शरीर के अंदर क्या हो सकता है? हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से जो आवश्यक पोषक पदार्थ निकलते हैं, वो सभी पोषक पदार्थ हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएं, यही हमारे शरीर का परिवहन तंत्र काम करता है, इसी में ही मदद करता है। ठीक इसी प्रकार से हम श्वसन क्रिया करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है वो उस ऑक्सीजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से निकलकर वो भी हमारे शरीर की समस्त कोशिकीय स्तर तक, ऊतकीय स्तर तक पहुंच जाए, यही भी परिवहन का ही कार्य होता है। तो आवश्यक रूप से हमारे शरीर में जो परिवहन होता है, जो परिसंचरण होता है, वो प्रमुख रूप से हम मानते हैं कि ऑक्सीजन का और पोषक पदार्थों का, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ, इन दोनों चीजों का जो परिवहन हमारे शरीर के अंदर होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा। अब रक्त, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, और इन पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन के द्वारा जो प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, उनसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं और उन अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें एक ऐसे तंत्र की जरूरत पड़ती है जो इन सारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कर सके, यानी कि पहुंचा सके। और ये काम करता है हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख घटक है वो होता है रक्त, ब्लड। आपके शरीर में रक्त ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को प्रत्येक ऊतकीय स्तर और कोशिकीय स्तर तक पहुंचाएगा तथा वहां से बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके और उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाएगा। तो ये काम करने का कार्य करता है हमारा रक्त। तो आज बच्चों हम पढ़ रहे हैं रक्त
यानी कि परिसंचरण तंत्र में रक्त की क्या भूमिका होती है, और रक्त की हम पूरी डिटेल से स्टडी यहाँ करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि रक्त आखिर किस प्रकार से बनता है, किस स्थान पर इसका निर्माण होता है। तो हम रक्त के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, आपके शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इस तरल संयोजी ऊतक जो होता है ये रक्त, इसका निर्माण, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका निर्माण कहां पर होगा? लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का जो प्रमुख कार्य है, अभी मैंने आपको बताया था, प्रमुख कार्य है जो अभी आपको बताया था, ध्यान में होगा, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को परिवहन करना और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, यह रक्त का प्रमुख काम होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी कि जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय माध्यम होता है। रक्त एक हल्का क्षारीय माध्यम होता है, अतः इसका पीएच मान कितना होगा? 7.4। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त हो सकता है? एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कितना रक्त हो सकता है? 5 से 6 लीटर मानते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है और वयस्क व्यक्ति होता है, उसके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त हो सकता है। अच्छा, वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण होता है कहां पर? लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन शिशु अवस्था में, छोटे बच्चे जो होते हैं शिशु अवस्था में, रक्त का निर्माण, शिशु अवस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा के अंदर होता है। प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं। शिशु अवस्था में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? प्लीहा के अंदर। इसीलिए हमारे शरीर की ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि पहले हम शिशु होंगे तभी तो हम वयस्क हुए। इसीलिए हमारे शरीर की ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? प्लीहा को। बहुत सारे कंपटीशन को एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से आपके सामने मैं फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इस तरल संयोजी ऊतक का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का कार्य ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन करना और उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करना होता है। रक्त एक हल्का क्षारीय माध्यम होता है, अतः इसका पीएच मान 7.4 होता है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त हो सकता है। और शिशु अवस्था में, यानी कि नवजात जो शिशु होते हैं उनकी बात की जा रही है। और यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना, नवजात शिशु हो सकता है। अगर इस नवजात शिशु की जगह पर अगर ये पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहां होगा, तो भ्रूण अवस्था में भी रक्त का निर्माण होता है प्लीहा के अंदर, क्योंकि भ्रूण अवस्था में शरीर का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और भ्रूण जो होता है वो अर्धविकसित होता है। इसलिए उस जगह पर जो सबसे पहले डेवलप होने वाला हमारा जो अंग होता है वो प्लीहा, वो रक्त का निर्माण भ्रूण के लिए शरीर में करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नवजात शिशु हो या भ्रूण अवस्था हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में रक्त का निर्माण प्लीहा के अंदर होगा। और एक वयस्क व्यक्ति की, एक सामान्य व्यक्ति की अगर बात की जाएगी तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त का निर्माण कहां पर होगा? लाल अस्थि मज्जा में।
तो ये तो बच्चों हो गया रक्त के बारे में जानकारी। रक्त की कंप्लीट जानकारी आपके सामने मैंने लिख दी है। आप लोग इसे शॉर्ट नोट उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने का भी ध्यान रखना। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए नोट्स और भेज दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि रक्त, ये जो रक्त होता है ये इसके कितने भाग होते हैं। तो इधर ध्यान देंगे बच्चों, हमारे शरीर में पाए जाने वाला परिसंचरण तंत्र का प्रमुख घटक रक्त, जो एक तरल संयोजी ऊतक है, इस तरल संयोजी ऊतक रक्त के मुख्य रूप से दो भाग हैं। मुख्य रूप से कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला भाग प्लाज्मा, रक्त का पहला भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग कहलाता है कणिकाएं। रक्त के दो भाग हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का द्रव भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का द्रव भाग होता है, और कणिकाएं जो होती हैं वो रक्त का ठोस भाग होता है। प्लाज्मा द्रव भाग है, कणिकाएं ठोस भाग है। ये जो प्लाज्मा होता है, रक्त प्लाज्मा का भी एक प्रमुख अहम रोल होता है। प्लाज्मा ये आपका जो रक्त होता है, ये रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का लगभग कितना भाग बनाता है? 55%। इस प्लाज्मा के अंदर 92% पानी होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है? पानी होता है, और शेष 8% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और हाँ, यहां पर ये बात ध्यान रखना, इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की वजह से ही रक्त का पीएच मान, यानी कि रक्त का जो माध्यम होता है वो दुर्बल क्षारीय होता है। प्लाज्मा के अंदर उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के कारण ही रक्त का जो माध्यम होता है वो कैसा माना गया है? हल्का क्षारीय। यानी कि पीएच लेवल कितना बताया था, अभी ध्यान होगा, 7.4, यानी कि 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। तो ये तो हो गई प्लाज्मा के बारे में, यानी कि रक्त का ये कैसा भाग है बच्चों? द्रव भाग। प्लाज्मा रक्त का द्रव भाग होता है जो रक्त का 55% भाग बनाता है। इसमें 92% पानी होता है, शेष 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के कारण ही रक्त का जो माध्यम होता है वो कैसा माना गया है? हल्का क्षारीय। अब हम रक्त के दूसरे भाग के बारे में जानकारी करते हैं। रक्त का जो दूसरा भाग है वो क्या है? कणिकाएं। अब रक्त का जो ठोस भाग है उसको क्या बोलोगे? कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। नंबर 2, रक्त कणिकाएं। ये रक्त का ठोस भाग है। कणिकाएं क्या है? रक्त का ठोस भाग। कणिकाएं रक्त का ठोस भाग हैं जो कुल रक्त का 45%, कुल रक्त का कितना प्रतिशत भाग? 45% भाग। कुल रक्त का 45% भाग रक्त कणिकाएं बनाती हैं।
ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं आपके रक्त के अंदर 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की होती हैं। यहां पर मैंने इनका रे डायग्राम बना रखा है। आरेखीय चित्र की सहायता से मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो रक्त के 2 भाग। रक्त का पहला भाग प्लाज्मा जो द्रव भाग होता है। द्रव भाग जो प्लाज्मा है ये रक्त का 55% भाग बनाता है और इसके 92% भाग तो पानी होता है और शेष 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और उन कार्बनिक पदार्थों की वजह से रक्त का माध्यम दुर्बल क्षारीय होता है। रक्त का दूसरा भाग रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं रक्त का ठोस भाग होती हैं जो कुल रक्त का 45% भाग बनाती हैं। इन रक्त कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लाल रुधिर कणिका जिसको आरबीसी भी लिख सकते हो। दूसरा श्वेत रुधिर कणिका जिसे डब्ल्यूबीसी भी लिख सकते हो। तीसरा प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं या इनको हम बिंबाणु भी कह सकते हैं। इनके प्लेटलेट्स के 3 नाम हैं। ये वही वाली प्लेटें हैं जो आप ध्यान करो जब किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है, जैसे डेंगू बुखार हो जाता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि शरीर के अंदर प्लेटें घट गई। ये वही वाली प्लेटें हैं। ये प्लेटलेट्स जो होती हैं ये आपके रक्त के अंदर पाए जाने वाली तीसरी रक्त कणिका है जिसका नाम बिंबाणु भी है, थ्रोम्बोसाइट्स भी है और प्लेटलेट्स भी है। ठीक है ना। अभी ये अपना क्या रोल प्ले करती हैं, क्या अपनी भूमिका निभाती हैं आपके शरीर के अंदर, ये आपको अभी बताते हैं। क्रम वाइज आपके लिए लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 लाल रुधिर कणिका। जिसको आप बोल सकते हो आरबीसी। सबसे पहली रक्त कणिका कौन सी है? लाल रुधिर कणिका जिसको हम क्या कह सकते हैं? आरबीसी। ये जो आरबीसी हैं, ये आरबीसी कुल रक्त का लगभग 99% आरबीसी जो होती हैं ये कुल रक्त का लगभग 99% भाग होती हैं। इसीलिए तो रक्त का रंग लाल होता है। कुल रक्त का 99% भाग लाल रुधिर कणिकाएं आपके पूरे ब्लड के अंदर उपस्थित होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर इसका पहली मुख्य चीज ध्यान में रखनी है, कुल रक्त का 99% भाग लाल रुधिर कणिकाएं होती है। यानी कि आपके रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो रक्त कणिका है वो आरबीसी है। सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कणिका का नाम क्या है? आरबीसी। कुल रक्त का 99% भाग बनाती है। इसमें हीमोग्लोबिन, बच्चों ध्यान से देखना क्या नाम लिखा है मैंने इसके अंदर, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होती है। जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। ये हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, लाल रंग का वर्णक। वर्णक का मतलब रंग, लाल रंग का वर्णक होता है। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन आरबीसी के अंदर उपस्थित होती है और इसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इन आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं, यानी कि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता।
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होना चाहिए बताओ? आरबीसी का निर्माण वहीं पर होता है जहां रक्त का निर्माण होता है। आपको अभी मैंने बताया था रक्त का निर्माण कहां पर हुआ था? लाल अस्थि मज्जा में। निर्माण कहां पर होगा भैया इनका? लाल अस्थि मज्जा में। ये लाल रक्त कणिकाएं के बारे में ध्यान से देखो बच्चों। आपके शरीर के अंदर रक्त के दो भाग, प्लाज्मा हो गया कंप्लीट, दूसरा भाग ठोस भाग की बात कर रहे हैं हम, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं में जो ठोस भाग है उसमें पहली रक्त कणिका कौन सी हो गई? लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आरबीसी। लाल रुधिर जो कणिका होती है वो कुल रक्त का कितना भाग बनाती है? 99%। इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का की प्रोटीन होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, आपको दूसरे चैप्टर्स में ये देखने को मिलेगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये संकुल पदार्थ होता है, एक संकुल प्रोटीन है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यानी कि ये जटिल यौगिक होता है और इसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है यानी कि क्या? खनिज लवण। कौन सा खनिज लवण पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर? आपको ध्यान होगा, नहीं तो बताऊं, मैं बता रहा हूं। हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है Fe, आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है? कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? आयरन। आयरन उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको अक्सर सुनने को मिलता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी है, ब्लड की कमी है। या तो वो ये बोलेगा कि ब्लड की कमी है या फिर वो ये बोलता है कि भाई आयरन की कमी है। अब कई बार हमको अजीब सा लगता है कि हमारे शरीर में लोहा कहाँ उपस्थित है। तो ये जो आयरन होता है ये आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और ये घुलित अवस्था में रहता है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट, घुलित अवस्था में ये आपकी बॉडी के अंदर रक्त में पाया जाता है। और ये इस खनिज लवण की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको एक रोग भी हो जाता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। कई बार ये आपको ऐसे भी मिलता है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। अगर आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो रहा है तो हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया रोग हो रहा है और आरबीसी की कमी से भी रक्तहीनता एनीमिया रोग होता है। हिंदी में बोल सकते हो इसको आप रक्तहीनता। रक्तहीनता कह सकते हैं या एनीमिया कह सकते हैं, ठीक है। लाल रुधिर कणिका के बारे में आपने ये साहब के सामने लिखा हुआ है, इसको फटाफट नोट्स बना लेना चाहिए आप सबको, या फिर आप अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में नोट्स बना लेना। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ठीक है। इसके बाद दूसरी रक्त कणिका के बारे में बात करते हैं। दूसरी रक्त कणिका है WBC। जो रक्त का ठोस भाग है उसके अंदर 3 प्रकार की जो कणिकाएं हैं, उन कणिकाओं में से
दूसरे प्रकार की जो रक्त कणिका है वो ये रही आपके सामने, कौन सी है? WBC। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? श्वेत रुधिर कणिकाएं। WBC का पूरा नाम क्या होगा? श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC। अब देखो ये WBC क्या होती है? WBC आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली आर्मी है। आर्मी का काम क्या होता है? बॉर्डर पर हमारे देश की चारों तरफ से सुरक्षा करना। और अगर आपके शरीर की आर्मी की बात करें तो वो आपको किससे बचाएगी? आपके शरीर की आर्मी का मतलब है कि हमारे ये शरीर के सैनिक हैं। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर के सैनिक क्यों कहा जाता है। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। अर्थात आपके शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली जो कणिकाएं हैं उनको श्वेत रुधिर कणिका या WBC कहा जाता है। अब ये श्वेत रुधिर कणिकाएं ये आपके शरीर को, इसका मुख्य काम क्या हो गया? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रमुख कार्य क्या हो गया? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी कि आपके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाना। जैसे कि कोई भी अगर रोग होगा, बहुत सारे हानिकारक रोगाणु इस वातावरण में उड़ते रहते हैं, तो आप हर समय बीमार थोड़ी होते हो। ये आपकी जो एंटीबॉडीज होती है, ये WBC होती है, ये बड़ी मजबूत होती है, जो आपके शरीर को अंदर से वो तैयार रहती है। कोई भी रोगाणु अंदर जाएगा, ये उसको तुरंत उसका भक्षण कर जाती है और उसे खा जाती है, मार देती है मतलब। तो हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। और कई बार अगर ऐसा हो जाता है कि रोगाणु ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो WBC के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। जब हमारी WBC कमजोर पड़ जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारी WBC ताकतवर रहती है तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो अपनी एंटीबॉडी, अपनी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी अच्छी रहती है तो हम उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि आप अपनी दिनचर्या ठीक रखें, आप नित्य प्रति व्यायाम करें। योग और व्यायाम से आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त कर सकते हो। और शुद्ध और पौष्टिक भोजन, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है पौष्टिक भोजन। आप पौष्टिक भोजन करें, अनाप शनाप चीजें जो होती हैं, पैकिंग वाली सामग्री जो होती है उसे ना खाएं, तली हुई चीज ना खाएं, उबली। और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए उत्तम किस्म का पौष्टिक भोजन करें, यानी पूरी तरह से सात्विक भोजन अगर हम करते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत रहती है। और नित्य प्रति योग व्यायाम करने से, सुबह टहलने से, इन सब से हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो मजबूत होता है और वो हमें हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर सुरक्षित है तो हमारा सब कुछ सुरक्षित है। तो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली जो कणिका है उसका नाम क्या है? WBC। तो आज इसकी बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो दूषित हो चुका है। तो इस प्रदूषण के युग में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का मजबूत होना एक महत्वपूर्ण कारक है, ताकि हम ठीक प्रकार से सुरक्षित रह सके, हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सके। आगे बात करते हैं WBC। इसका निर्माण, WBC का निर्माण भी कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण भी कहां होगा? लाल अस्थि मज्जा में। WBC के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता, इसलिए
इसलिए ये श्वेत सफेद या श्वेत रंग की होती है। श्वेत रंग या रंगहीन, कुछ भी कह सकते हो। WBC के अंदर हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होती है या हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है वो उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए ये सफेद रंग की, श्वेत रंग की या इनको क्या कह सकते हैं हम, रंगहीन होती हैं। और ये श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं इनके अंदर भी ये जो ब्लड रक्त के अंदर जो गति करती है, रक्त के अंदर इनकी गति कैसी होती है, अमीबीय, अमीबीय गति। जैसे अमीबा जो होता है ना, जल में पाए जाने वाला एक उसके प्राणी होता है अमीबा, ये जलीय जीव है। हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। तो ये अमीबा जो होता है ये ऊट पटांग गति करता है, यानी कि कहीं से भी कैसे भी गति कर सकता है। तो इसको एक तरह से बहरूपिया भी कहा जाता है। तो इसी तरह से ये जो WBC होती है हमारे ब्लड के अंदर ऊट पटांग गति करती है। जैसा भी रोगाणु ब्लड के अंदर प्रविष्ट हो गया है, शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है, अपना आकार उसी की तरह बना लेती हैं और उसके ऊपर आक्रमण करके उसका भक्षण कर जाती हैं। इसलिए इनकी गति को क्या माना गया है, अमीबीय गति माना गया है। अब ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं बच्चों, यहां पर एक चीज हमारा ध्यान से निकल गई। RBC जो होती है इसका जीवन काल, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। WBC को दो भागों में बांटा गया है। देखो WBC को दो भागों में बांटा है मैंने। पहला भाग कणिकाणु और दूसरा भाग अकणिकाणु। कणिकाणु अकणिकाणु, पहला भाग कणिकाणु। ये जो कणिकाणु होते हैं इनको आगे फिर से 3 प्रकार की कणिकाओं में बांटा गया है। कणिकाणु के अंदर जो WBC पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि ये कणीय प्रकृति की होती है। इनकी ये कैसी होती है, कणीय प्रकृति की। तो कणिकाणु जो WBC हैं उनके उदाहरण हैं। कणिकाणु जो WBC हैं वो कौन कौन सी हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। कणिकाणु के अंदर 3 प्रकार की WBC पाई जाएंगी। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, दूसरी इओसिनोफिल और तीसरी बेसोफिल। कितने प्रकार की कणिकाणु है, 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल किसके बारे में बात कर रहे हो, न्यूट्रोफिल के बारे में। ये जो न्यूट्रोफिल है, ये 1 नंबर का जो छोटा क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जा सकता है कि आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स है ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली WBC है। न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC। यानी कि आपके शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित WBC कौन है, न्यूट्रोफिल्स।
ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है आपकी बॉडी के अंदर। ध्यान रखेंगे बच्चों, कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। कर्णिकाणु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कर्णिका WBC को 2 भागों में बांटा गया है, कर्णिकाणु और अकर्णिकाणु। कर्णिकाणु को फिर से 3 भागों में। कर्णिकाणु के कितने उदाहरण लिख रहा हूं मैं? 3 उदाहरण लिख रहा हूं कि कर्णिकाणु के अंदर कौन कौन सी WBC आती है। कर्णिकाणु के अंदर आती है न्यूट्रोफिल्स, जो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी इओसिनोफिल, दूसरी कौन सी है? इओसिनोफिल। और तीसरी कौन सी है? बेसोफिल। तीसरी WBC कौन सी है बच्चों? बेसोफिल। तो ये कर्णिकाणु के 3 उदाहरण हो गए। अब देखो दूसरी वाली की बात करें हम। दूसरे प्रकार की जो WBC होती है वो कौन सी है? अकर्णिकाणु। और अकर्णिकाणु, इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मैं इसको इरेज मिटाऊंगा ताकि आपको ये बता सकूं। देखो, दूसरे प्रकार की WBC अकर्णिकाणु। पहले प्रकार की WBC कर्णिकाणु हो गए, जिसके 3 भाग हो गए, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, जिसमें न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC होती है। अब WBC का दूसरा भाग अकर्णिकाणु। अकर्णिकाणु को 2 भागों में बांटा गया है। यहां पे ध्यान दीजिए, अकर्णिकाणु को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिम्फोसाइट, पहला कौन सा है? लिम्फोसाइट। और दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। आपके शरीर के अंदर लिम्फोसाइट कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। अब ये मत सोचना कि सर आप तो 1 में से 2 में से 3 और ये निकालते जा रहे हो। ये बच्चों आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप इनको ध्यान रख ले तो बहुत अच्छी बात है, ये आगे तक आपके काम आने वाली चीज है। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और तीसरी है प्राकृतिक मारक कोशिका। लिम्फोसाइट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। ठीक इसी प्रकार से अब बात करते हैं हम किसकी? मोनोसाइट की। लिम्फोसाइट की लिम्फोसाइट के बारे में एक चीज और हम ध्यान में रख सकते हैं। हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन होती है? लिम्फोसाइट होती है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन है? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन है? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के बाद हम बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट जो होती है वो जब परिपक्व हो जाती है, एक कणकाणु की दूसरा भाग है मोनोसाइट।
ये परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होकर महाभक्षक का रूप धारण कर लेती है, महाभक्षक कोशिका बनाती है। मोनोसाइट जो होती है ये परिपक्व हो जाती है, तो परिपक्व होकर क्या बनाती है, महाभक्षक कोशिका बनाती है। अब ये जब महाभक्षक कोशिका बन जाती है तो आपके शरीर के अंदर प्रमुख जो भक्षक कोशिकाएं होती हैं, जो बाह्य प्रतिजनों से आपके शरीर को बचाती हैं। महाभक्षक का काम होता है कि जो बाहर से कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हुआ है उस रोगाणु का भक्षण कर जाना, यानी कि उसको खा जाना। ये काम होता है किसका, मोनोसाइट का। ये महाभक्षक कोशिका के रूप में रूपांतरित होती है। अब देखो महाभक्षक कोशिका की तरह और कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो बाह्य प्रतिजनों को, यानी कि बाहर से आने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर सकती हैं। एक तो उसमें होती है भाई साहब प्राकृतिक मारक कोशिका, ये भक्षक का काम करती है। दूसरी न्यूट्रोफिल, दूसरी कौन सी है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आपको मैंने कहां पर बताया था, कणिकाणु में। ये जो आपकी बॉडी के अंदर सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, ये भी बाह्य प्रतिजनों के भक्षण का कार्य करती है, भक्षण का कार्य करती है। अब देखो महाभक्षक कोशिका बनाती है। अब रोगाणु का भक्षण करने में कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी मदद करती हैं, रोगाणुओं का भक्षण करने में कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी मदद करती हैं, मोनोसाइट जो बाद में क्या हो जाती है, महाभक्षक, और न्यूट्रोफिल और कौन सी है, न्यूट्रोफिल। ये रोगाणुओं का भक्षण करने में आपके शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि आपके शरीर के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी ऐसी हैं जो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं का भक्षण करने वाली कोशिकाएं मोनोसाइट, महाभक्षक कोशिका और न्यूट्रोफिल, तीन प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी हैं वो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। तो देखो बच्चों, आपको डब्ल्यूबीसी का पूरा पोर्शन हो गया। मैं एक बार फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका, हमारे शरीर में दूसरे प्रकार की पाए जाने वाली रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी, जिसको क्या बोलेंगे, श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका जो होती है वो हमारे शरीर में बाह्य प्रतिजनों से हमारी सुरक्षा करती है, इसलिए ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होती है। यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने का काम, यानी कि हमारे शरीर को एंटीबॉडी प्रदान करने का काम किसका हो गया, श्वेत रुधिर कणिकाओं का। तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका हो गया, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए ये सफेद रंग, श्वेत रंग या रंगहीन होती हैं। इनका निर्माण भी लाल अस्थिमज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहां पर होता है, लाल अस्थिमज्जा में होता है। और ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। श्वेत रुधिर कणिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग कणिकाणु और दूसरा भाग अकणिकाणु। कणिकाणु के बारे में मैंने आपको बताया था कि कणिकाणु जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनको फिर से तीन प्रकार की डब्ल्यूबीसी माना गया है। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है वो आपके शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। ये ध्यान रखेंगे हम, हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, न्यूट्रोफिल, जो किसका भाग है, कणिकाणु का। किसका भाग है, कणिकाणु का। दूसरा नंबर बात आती है अकणिकाणु की।
अकणकाणु WBC कौन कौन सी हैं? अकणकाणु WBC दो हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को फिर से तीन भागों में बांटा गया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। लिम्फोसाइट को फिर से तीन भागों में बांटा गया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। ये जो लिम्फोसाइट होती है, यहां पर लिखा था मैंने एक लाइन, ध्यान से देखिए इसको, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका, यानी कि सबसे पहले शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली जो कोशिका है, जिसको प्राथमिक कोशिका कहा जाता है, वो कौन सी है? लिम्फोसाइट। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम मोनोसाइट की। मोनोसाइट जो होती है ये अकणकाणु WBC है और ये परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिका बनाती है। ये परिपक्व होकर क्या बनाती है? महाभक्षक कोशिका बनाती है, जो बाहर से आए बाह्य प्रतिजनों का भक्षण कर हमारे शरीर को रोगाणुओं से मुक्त रखने का काम करती है। अर्थात हमारे शरीर में बाह्य रोगाणुओं का भक्षण करने वाली कौन कौन सी WBC हो गई? ध्यान से देखिए, मैंने अलग से लिखा है यहां पे, मोनोसाइट, महाभक्षक कोशिका और न्यूट्रोफिल। ये तीन प्रकार की जो WBC हैं, ये बाहर से आने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का कार्य करती हैं। ध्यान में आ गई WBC। अब तीसरे प्रकार की रक्त कणिका की बात करते हैं हम, कौन सी है? प्लेटलेट्स। तीसरे प्रकार की जो रक्त कणिका है वो है प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को क्या कह सकते हैं हम? बिम्बाणु। इनका एक नाम और मैंने बताया था अभी, क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि प्लेटलेट को आप कितने नामों से जान सकते हैं? तीन नामों से, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, ये आपके ब्लड के अंदर कितनी होती हैं? ये होती हैं 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। हमारे ब्लड के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, यानी कि बिम्बाणु हैं या प्लेटलेट हैं, वो कितनी मात्रा में पाई जाती हैं? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में। यानी कि प्रति घन मिलीमीटर रक्त में कितनी संख्या है? 3 लाख। इनका जीवन काल 10 दिन। प्लेट का जीवन काल 10 दिन। प्लेट का सब कार्य, प्लेट का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। प्लेट का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, जिसको आप बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोल सकते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। कई बार आपने डॉक्टर के पास जाकर सुना होगा कि आपका ब्लड क्लॉट हो गया है, यानी कि सिर में कहीं थक्का जम गया है, रक्त का शरीर के अंदर कहीं थक्का जम गया है, तो उससे आपके शरीर को विभिन्न प्रकार की परेशानी हो जाती है। तो इसी प्रकार ये रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। अब ये रक्त का थक्का कहाँ जमाएगी? जैसे आपका शरीर कहीं से कट जाता है, चिढ़ जाता है, फट जाता है, या कहीं घायल अवस्था में कहीं कोई चोट लग जाती है, तो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और स्किन से रक्त बाहर निकलने लग जाता है। जब त्वचा से रक्त बाहर निकलता है, तो अगर उस रक्त का थक्का नहीं जमेगा
तो आपके शरीर का पूरा रक्त बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आपके शरीर के अंदर से रक्त को बाहर निकलने से रोका जाए, इसके लिए आपके रक्त में तीसरे प्रकार की एक कणिका प्लेटलेट्स उपस्थित होती है, जो उस स्थान पर पहुंचकर, जहां पर आपके शरीर में कहीं पर कोई कट लगा है, उस स्थान पर पहुंचकर उस रक्त के प्रवाह का जो मार्ग होता है, रक्त के प्रवाह का जो मार्ग होता है, उसको अवरुद्ध करती है। और जब वो अवरुद्ध हो जाता है तो वहां धीरे धीरे रक्त का थक्का जम जाता है और आपके शरीर के अंदर से ऑटोमेटिक रक्त का निकलना बंद हो जाता है। आप कई बार ऐसा देखते होंगे कि कहीं भी जैसे छोटा मोटा कट लग जाता है तो हम उसको थोड़ी देर दबा लेते हैं और थोड़ी देर दबाने के बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली ब्लड रुक जाता है। हाँ, आप उसको दबाइए मत। या फिर आपके अगर बड़ी चोट लगी है और वहां से ब्लड निकल रहा है, अगर ज्यादा मात्रा में रक्त निकल रहा है, तो हमें उसे एक बार रोकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार जैसे रोक देते हैं तब तक वहां पर प्लेटलेट्स पहुंच जाती हैं और पहुंचकर उस मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं, तो रक्त का निकलना बंद हो जाता है। और आप लोग ध्यान से देखना कि जब उस जगह पर जैसे कटा है, उस जगह पर रक्त का बहना बंद हो गया हो, तो वहां एक बहुत ही पतली लेयर जमा हो जाती है, बहुत ही पतली एक परत जमा हो जाती है, जो चमकीली परत होती है, चिकनी और चमकीली सतह सी बन जाती है। जो चिकनी और चमकीली सतह सी जो बनी है, वो सतह प्लेटलेट्स की बनती है और वो इतनी मजबूत होती है कि वो रक्त के प्रवाह को वहां की वहीं रोक लेती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम आपके ध्यान में आ गया। प्लेटलेट्स, जिसको विमाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं, इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है हमारे रक्त के अंदर। इनका जीवन काल 10 दिन होता है और इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। एक रोग होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, और हीमोफीलिया रोग में जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो आपके शरीर से लगातार रक्त बहता रहता है, और लगातार रक्त बहते रहने के कारण वहां पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना। तो उस रोग में, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है आपके शरीर के अंदर। और इन प्लेटलेट्स की कमी जब आपके बॉडी के अंदर हो जाती है, विभिन्न प्रकार के जैसे बुखार आते हैं, डेंगू वगैरह में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमारे नाक से, कान से, कई बार मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है, रक्त बाहर आने लगता है। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनका जो आकार होता है वो हंसिया का आकार होता है। हंसिया यानी कि लगभग ऐसी आकृति होती है इनकी। हंसिया का मतलब दराती के आकार का, दराती के आकार का आकार होता है, इनका हंसिया आकार होता है। इस आकार की ये विमाणु होते हैं और इसी आकार में ये घूमते रहते हैं। जो जैसे ये रक्त की नली है, इस रक्त की नली के अंदर ये घूमती रहती है, तो ये दोनों काम करती हैं। यहां पर थोड़ा सा 2 मिनट में आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं कि जो प्लेटलेट होती है वो रक्त का थक्का जमाती भी है और रक्त का थक्का जमने से रोकती भी है। दोनों काम एक दूसरे के अलग है। थक्का जमाना भी महत्वपूर्ण है और रक्त का थक्का जमने से रोकना भी महत्वपूर्ण है। अब रक्त का थक्का जमने से कहां रोकती है ये, कि जैसे आपका ये कोई रक्त की नली है, इस रक्त की नली के अंदर आपकी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आपकी प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन। इनकी मृत्यु होती है तो इनको डब्ल्यूबीसी भक्षण कर जाती है, या फिर धीरे धीरे इस रक्त के अंदर और बहुत सारे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकल आते हैं और वो धीरे धीरे इन रक्त की नलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में, किसके रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाते हैं। अब यह इस पर जब जमा हो जाते हैं तो इस नली का जो व्यास होता है वो छोटा पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी जब बिजली में पाइप लगाते हो, जहां पर आपका 4 का पाइप लग रहा है, अगर उस जगह पर आप 2 इंची का पाइप लगाएंगे तो वो पाइप फटेगा नहीं क्या? तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर समझें कि
अगर इसका आकार, इसका व्यास इस तरह का रह जाए कोलेस्ट्रॉल जमा होते होते, तो यहां तो इतने बड़े व्यास में ब्लड आ रहा था, रक्त आ रहा था, अब इतने में से निकले, तो इस पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से ये रक्त की नलिकाएं फट सकती हैं, और जब रक्त की नलियां फट जाएंगी तो आपका ब्लड रक्त नलियों से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र के अंदर जो रक्त होता है वो रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, खुले में नहीं होता। तो ये रक्त बाहर आ जाएगा, और रक्त बाहर आते ही ब्रेन हेमरेज होने का खतरा रहता है। इसलिए ये जो हसिया आकार की प्लेटलेट्स होती हैं, या इन रक्त वाहिकाओं में जितना भी कूड़ा कचरा जमा होता है, एक तरह से आप ये समझ लो जैसे पाइप के अंदर धूल मिट्टी आ जाती है ना, कोई बोरिंग बजरी दे, कोई रेत दे, तो रेत बजरी जब उस पानी के अंदर आ जाता है तो पाइप रुझता चला जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी अवरुद्ध हो जाती हैं। तो अब इस पाइप को साफ करने के लिए फिर क्या करती है, ये जो हसिया आकार की प्लेटलेट्स होती हैं, ये किनारों से इसमें इस तरह से घूमती हुई चलती हैं, ये ऐसे घूमती हुई चलती है, तो इस पूरे पाइप को साफ करके ले जाती है। तो पाइप साफ करके आगे बढ़ाती है, पूरा पाइप साफ रहता है आपका, किसकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से। तो इसने यहां पर रक्त का थक्का जमने से रोका है। अगर ये रक्त का थक्का जमने से नहीं रोकती तो यहां पर आपको ब्रेन हेमरेज, यानी कि आपकी रक्त की नली फट जाती और रक्त शरीर के अंदर फैल जाता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होना संभावित है। तो ये रक्त का थक्का जमाने से रोकती है। अगर इनकी संख्या जब घट जाएगी, तो छोटी छोटी जो केशिकाएं आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, और आपकी जो आंखें हैं, आपकी नाक है, आपके कान है, यहाँ पर रक्त की बहुत छोटी छोटी केशिकाएं हैं। इन छोटी छोटी केशिकाओं के अंदर इनकी संख्या पहले से ही कम होती है, और डेंगू जैसे बुखार में सबसे पहले अटैक जो होता है वो किसके ऊपर होता है? प्लेट के ऊपर होता है। तो इनकी संख्या जब घट जाती है तो वहां पर उन के अंदर जैसे रक्त का प्रेशर पड़ता है, तो वहां पर उस प्रेशर को रोकने के लिए कोई नहीं उपस्थित होता, और वो छोटी छोटी रक्त केशिकाएं होती हैं, उनसे रक्त बाहर निकल आ जाता है, और हमारे नाक से, मुंह से या कान से रक्त बहने लग जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये प्लेटलेट्स का काम क्लियर। अब आपके सामने मैंने पूरे ब्लड को, पूरा जो रक्त होता है, पूरे रक्त का परिसंचरण तंत्र में रक्त की क्या भूमिका होती है, रक्त किस तरह से परिसंचरण करता है, किन किन चीजों का करता है, और रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, कैसा ऊतक होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको अभी मैंने एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, और आप लोग कोशिश करें साथ साथ नोट्स बनाने की, इनको लिखने की, और आप लोग इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इस तरह के एक चैप्टर जो मानव तंत्र चैप्टर है, इसका एक एक तंत्र आपके सामने मैं रोजाना लाऊंगा, और आप ध्यानपूर्वक प्रतिदिन अपना समय निश्चित कर लें। उस टाइम पर आपको ये वीडियो देखने हैं, और इन वीडियो से आपको अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी है। और आपके बच्चों के साथ साथ मेरा विशेष निवेदन है, बच्चों के अभिभावक से, माता पिता से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय GIS स्कूल की तरफ से जो ये अनोखी पहल की गई है, इस अनोखी पहल का स्वागत करते हुए अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, और वो बच्चे डेली प्रतिदिन इन वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने नोट्स बनावें, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे डायरेक्टर साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर आप सबके पास होगा, और उम्मीद है आप इस कोरोना जैसी महामारी में घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और यही हमारे लिए सबसे अच्छी सफलता रहेगी। ओके, धन्यवाद। कल एक नए चैप्टर के नए वीडियो के साथ, इसी चैप्टर के नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।